बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिलास स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गज़ा पट्टी और मगरबी किनारे बशमूल मकबूजा बैतुल मक़दस में जो जारहियत का सिलसिला है वो दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुका है। अगर मजमूई तौर पर हम अमवात की तादाद देखें तो 218 हो चुकी है और अगर हम ज़ख्मियों की तादाद देखें तो 5000 से तजावुज़ कर चुकी है, जिसमें 1200 के करीब शदीद ज़ख्मी हैं। ऐसी सूरत हाल में मुस्लिम उम्मा के प्लेटफॉर्म OIC से भी आवाज़ को बुलंद किया गया और फ़लस्तीनियों के हक में पूरी दुनिया को यह बावर करवाने की कोशिश की गई है कि अब बेदार होना होगा। कुछ चीज़ें मिसालों के ज़रिए वज़ा होती हैं कि वक्त की ज़रूरत क्या है। एक देहाती शहर में आता है और लोगों को फुटबॉल खेलते हुए देखता है तो एक बुजुर्ग से पूछता है कि सारे लोग ये फुटबॉल को लातों से क्यों मार रहे हैं, तो वो बुजुर्ग जवाब देते हैं कि ये अंदर से खोखला है इसलिए लोग इसे टांगों से हिट करते हैं। अगर ये अंदर से खाली ना हो तो कोई भी इसे टांग से हिट करने की कोशिश ना करे। तो हम अगर मुसलमान अंदर से खाली ना हो और हम मुत्तहिद हों तो हम दुनिया को यह वाज़े पैगाम दे सकते हैं कि हम मुत्तहिद हैं, कोई भी आंख उठाकर हमारी तरफ नहीं देख सकता। बढ़ेंगे राना साहब की जानिब। राना साहब, इस वक्त जो ऐसी ताकतों की जारहियत जारी है और मुस्लिम उम्मा भी आवाज बुलंद कर रही है, हमारे करीबी मुमालिक भी कर रहे हैं, यूरोपीय यूनियन भी कर रही है, इस वक्त में हम अपना अमली किरदार क्या रखना होगा जिससे यह वाज़े पैगाम जाए कि ऐसी जारहियत को बंद होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, सोचने वाली बात यह है कि जो आज फ़लस्तीन में हो रहा, इससे पहले ये सब कुछ कश्मीर के अंदर हुआ, उससे पहले बर्मा में हुआ। किस मुस्लिम मुल्क में, किस ऐसी जगह पे जहाँ पर मुसलमान, कलमा गो मुसलमान, जिनका कसूर इसलिए मुसलमान होना है, उनके साथ ऐसा नहीं हुआ? फ़लस्तीन में आज से ये सब कुछ हो रहा है। आज से ज़रा माजी में चले जाएं, इससे ज़्यादा बच्चे शहीद किए गए, इससे ज़्यादा खौफनाक वहाँ पर बमबारी की गई, इससे ज़्यादा खौफनाक वहाँ पे काम किए गए। आपको याद है कि एक दफ़ा इसराइल ने 35 बच्चों की लाशों को लटका दिया था, दरख्तों से लटका दिया था, तो उस वक़्त भी उम्मत मुसलमा खामोश रही थी। ये फुटबॉल बन चुके हैं, या सर माजरत से फुटबॉल बन चुके हैं, वो फुटबॉल जो अंदर से खोखला है। आपने ठीक मिसाल दी है। मुझे बताएं कि सवाए पाकिस्तान के, सवाए तुर्की के, दुनिया का मुझे कोई एक मुल्क बता दें जहाँ से ये आवाज़ उठ रही है, जहाँ के मुसलमान बेदार हुए हैं, जहाँ के मुसलमान हुक्मरान जो हैं वो ये कहें कि आज हमने मसनूआत का बाइकाट करना है। क्या मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होकर ये कह दे कि इसराइल तुम ठीक हो जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ वो करेंगे जो तुम सोच नहीं सकते? तो क्या इसराइल ठीक नहीं हो जाएगा? आप कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा, क्या इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा से बड़ा है? क्या इसराइल यूरोपीय यूनियन से बड़ा है? क्या इसराइल जो है OIC से बड़ा है? क्या इसराइल पाकिस्तान से तगड़ा है, सऊदी अरब से तगड़ा है, मुत्तहिदा अरब अमारात से तगड़ा है, तुर्की से तगड़ा है? मामला यह है कि वो बदमाश है और उसको सपोर्ट हासिल है उन कुव्वतों की जो मुसलमानों को आपस में तकसीम कर रही हैं, जिन्होंने मुसलमानों को आपस में तकसीम कर रखा है, और वो कुव्वतें कामयाब हो रही हैं। और वो मुसलमान जो अक्सरियत में हैं, जो कुव्वत में हैं, लेकिन आपस में तकसीम होने की वजह से, मफादात की वजह से यासर बिल्कुल खामोश है। आज पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूं कि तमाम अपोजिशन जमातों ने बेहतरीन किरदार अदा किया और सब यकजवान हो गई। फलस्तीनी हुकाम की तरफ से ये जवाब आया, अब हौसले पस्त होना तो वो मजबूत हो जाते हैं। उन्होंने एक ये कहा कि गॉड ब्लेस पाकिस्तान, और दूसरा उनके सफ़ीर जो पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं सिर्फ शुक्रिया का लफ्ज़ अदा कर सकता हूं। जी बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान ने अपना हक अदा किया और हक अदा करेगा। आने वाले दिनों में आप खुद देखेंगे, मैं कुछ चीज़ें हम शायद यहाँ पे बयान नहीं कर सकते, इंशाअल्लाह ताला आने वाले चंद दिनों में, चंद घंटों में भी हो सकता है कि बहुत कुछ होता नजर आएगा, बहुत कुछ होता नजर आएगा। कुछ मुसलमान नहीं, बहुत से मुसलमान जो है उनके गैरत ईमानी जिंदा है। बहुत से पाकिस्तान जैसे ममालिक ऐसे हैं जिनके अंदर से बहुत कुछ निकलेगा और आपको नजर आएगा कि इंशाअल्लाह ताला इसराइल जो है वो भी तबाही की तरफ जाएगा। या सर, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, जो कहा गया ना, वाकई अगर हम बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत नहीं कर सके तो उसके बाद जिस तरह आज हुआ है, आप गौर करें ना, भारत ने क्या किया है। इस भारत ने हमारे मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती की है, तौहीन की है। आपने वो ट्वीट देखा है, आपने वो चीजें देखी हैं? हम शरीफ ने तो माफी मांगने का मुतालिबा कर दिया। बिल्कुल। तो मुझे बताइए किस तरह जुर्रत हुई? ये उस वक्त जरूरत हुई जब आप फ्रांस के मामले पे मुसलमान ममालिक इकट्ठे नहीं होते, जब फलस्तीन के मामले पे इकट्ठे नहीं होते, तो फिर भारत जैसा एक बुज़दिल मुल्क जहां पर
अक़लियतों के साथ जो सलूक किया जाता है और वो हमारे मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती करे, वो हमारे मुक़द्दस मकामात के मतलब गलत लिखे, वो हमारी मुक़द्दस हस्तियों के मतलब गलत करने का सोचे, तो इस पर हम मर जाएंगे और उनको मिटा देंगे। या सर, ये मुसलमान का ईमान है। तो जब अब वक्त ये वक्त है कि मुसलमानों को इकट्ठा होना होगा, इकट्ठे होकर कम से कम अपने भाइयों की आवाज़ बनना होगा और पाकिस्तान को अपना वो किरदार जो अदा कर रहा है, मैं कहता हूं कि हमें सलूट करना चाहिए पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को, किसी को इस पर इख्तलाफ नहीं, कोई इस पर इख्तलाफ नहीं कर रहा, सब पहला एक मामला है जिस पर यक ज़बान हो गए हैं और वो फ़लस्तीन का है। और मैंने कहा कि मैं इशारतन आपको बता दूं कि बहुत से मुस्लिम ममालिक की बहुत सी कुव्वतें जो हैं अल्लाह के फजल करम से वो मुतहर्रक हो चुकी हैं और इसका रिजल्ट भी आना शुरू हो जाएगा। आप मुझे बताएं, वो मासूम कलियाँ, उन मासूम बच्चों की लाशें देखी हैं? राना साहब, अल्फाज नहीं है। वो बच्ची गुफ्तगू करते हुए एक ये कहे कि मैं 10 साल की हूँ, मेरी ख्वाहिश तो थी कि डॉक्टर बनती, अपनी कौम के लिए करती, लेकिन इस मलबे पे बैठ के मैं क्या करूँ। तो इस हिचकी बन जाती है, ये मनाजिर देख के हिचकी बन जाती है, आपकी आवाज़ नहीं निकलती कि क्या कहेंगे? क्या मैं देखें यासर, मैं खुद बेटी का बाप हूँ, मैंने वो मैयतें देखी हैं, वो लाशें देखी हैं, वो मासूम कलियाँ देखी हैं, वो मासूम फूल देखे हैं जो भी खिले थे और खिलते ही उन्हें मसल दिया गया। वो आप में एक वीडियो देख लें, हम नहीं दिखा सकते टीवी पे, वो वीडियो जिस पे एक बाप अपने 3 बच्चों को जो दुनिया से जा चुके हैं उनके साथ लिपट के रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। कई माएँ वहाँ पागल हो चुकी हैं अपने बच्चों की लाशें देखकर। कई बाप जो है वो बिल्कुल एक पत्थर बन चुके हैं, न हंसते हैं, न रोते हैं, न बोलते हैं, उनके सामने लाशें बनी हैं बच्चों की। इन बच्चों का क्या कसूर था? इन मासूम बच्चों को निशाना बनाया गया और इस पर किधर गई वो मोमबत्ती ग्रुप, इस पर किधर गई वो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें, कहाँ गया वो सबसे बड़ा ठेकेदार अमेरिका जो कहता था दुनिया के किसी मुल्क में हल्का सा उनके किसी शख्स को कुछ हो जाए जिस पे उनके मफादात हो तो उस पर चीखते हैं। कहाँ गई ह्यूमन राइट्स की तंजीमें? अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ मज़म्मती बयान, क्यों मज़म्मती बयान? अक़वाम मुत्तहिदा की टीम नहीं जा सकती वहाँ पे? क्या वहाँ पर पूरी यूरोपीय यूनियन क्या ये कह नहीं सकती कि इसराइल से तल्लुकात ख़त्म, इससे कारोबार ख़त्म, इसराइल के साथ कोई तल्लुक नहीं होगा? अब क्यों नहीं कह रहे? अक़वाम मुत्तहिदा क्यों नहीं कह रही? यूरोपीय यूनियन क्यों नहीं कह रही? अब दूसरी कुफ्ते क्यों नहीं कह रही? अब इसलिए कि सबको इसराइल से मफादात है, ये जो बड़ी ताकतें हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी ताकत है वो अल्लाह ताला की है। और जब अल्लाह ताला की ताकत सब कुछ इंसान के दिल और जहन में डाल देती है तो फिर एक नया जज्बा निकलता है, एक नई कुव्वत निकलती है और फिर आपने देखा है कि कितने कम लोग होते हैं और कितनी बड़ी फतह होती है। राना साहब, एक नज़म के कुछ अशआर हैं, ये एक आम मुसलमान की तर्जुमानी है। कहते हैं ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा होता है कि आप बुरे को बुरा कहें, कि लगाओ आतिश जला के रख दो, तुम फ़लस्तीन मिटा के रख दो, बरोज़े महशर खुदा के आगे नबी के शाना बशाना होके हिसाब मांगेंगे जुल्मतों का। तो फिर वालिदे यहूदा तुम्हारे जैकब, हमारे याकूब और सुलेमा खुदाए मूसा से ये कहेंगे, लगाओ आतिश जला के रख दो, तुम इज़राइल मिटा के रख दो। नाज़रीन, हम इसी दुआ के साथ कि फ़लस्तीनियों पर सहूनी जारहियत थमेगी और एक दिन वो सूरज अमनो आश्ती की किरणें लिए इस ज़मीन पर उतरेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुल्की के हवाले से। मुल्की सियासत में रमज़ानुल मुबारक के दौरान काफ़ी धीमा मिजाज देखने में आया, लेकिन अब रमज़ान बीत चुका है और रमज़ान के बाद अब हकीकी सियासत का भी आगाज़ होना है। अपोजिशन काफ़ी अरसे से खामोश भी बैठी थी, लेकिन वफाक और पंजाब के अंदर काफ़ी अरसे से तब्दीलियों का इशारा था। क्या वो तब्दीली के दिन आन पहुँचे हैं? अगर आन पहुँचे हैं तो तब्दीलियाँ किन किन सेक्टर्स में होंगी और किन किन वजारतों में होंगी? राना साहब की जानिब बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले आगाज करते हैं वफाक से। वफाक में कोई बड़ी तब्दीली दिखाई दे रही? नहीं यासर, आज आपको मैं, चूँकि आप तकरीबन 1 माह बाद हम प्रोग्राम करने आए हैं, रमज़ान में हम नहीं प्रोग्राम कर सके दफ्तर के शेड्यूल्स के मुताबिक, आज आपको एक बड़ी खबर देते हैं। वफाक में 2 अहम वजारतें जो हैं वो तब्दील हो रही हैं। चेहरे तब्दील हो रहे हैं या नए ऐड हो रहे हैं? नए ऐड हो रहे हैं। अच्छा। और चेहरे तब्दील भी हो रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 2 बड़ी वजारतें, इनको तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया गया है। एक वजारत का तल्लक जो है मज़हब से है, मजहबी हो सकता है, और एक का तल्लक जो है वो बड़ी तगड़ी वजारत है। 2 दफ़ा उस वज़ीर साहब की वजारत तब्दील हो चुकी है और अब भी सुनने में मेरे पास जो इतला है कि 2 वजारतें वहाँ से जा रही। तीसरा, पंजाब के अंदर अब्दुल अलीम ख़ान जो हैं, इनको तगड़ा ओहदा मिलने वाला है। अब्दुल अलीम ख़ान जो है
ये पंजाब में अच्छी और बेहतरीन पोजीशन पर आने वाले हैं। वो अच्छी पोजीशन क्या हो सकती है ये आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। बजट के बाद तो ये की जा रही है कि बजट के बाद हो, और मेरे ज़रा ने इस बात की कंफर्मेशन भी की। लेके क्यों मुख्तस की गई है हर तब्दीली? उसकी वजह ना अब दिन भरे थोड़े रह गए यार सर, बहुत थोड़े दिन रह गए हैं। एक होता ना कि आपके पास 2 माह 3 माह का वक्त होता तो और हालात होते। जब बजट तैयार हो रहा हो तो उस वक्त तब्दीलियां मुमकिन नज़र नहीं आती। उस वक्त तब्दीलियां कुछ तब्दीलियां होती हैं, और ऐसी तब्दीलियां जिससे आपका बजट मुतासर ना हो, जिससे कोई और मामलात ना हो, ये उस तरफ चली जाती है। मेरी पास इतला है कि अब्दुल अलीम खान साहब जो हैं, इनके हवाले से अहम अदारे जो हैं वो भी राज़ी हैं। बहुत तरफ से इनकी क्लीनेस मिल चुकी है, और अब्दुल अलीम खान आने वाले दिनों में, मुझे पंजाब में मेरी इतला ये है कि अच्छी जगह पे अब्दुल अलीम खान को एडजस्ट किया जा सकता है, ये मेरे पास इतला है। बल्कि मुझे तो इतला देने वाले ज़राए जो है उनका ये कहना है कि अब्दुल अलीम खान साहब की वज़ीर-ए-आज़म साहब से जो सऊदी अरब जब गए ये, तो एक ऐसी मीटिंग भी हुई जिस मीटिंग में एक तगड़ा वफाकी वज़ीर उसके अंदर शामिल नहीं हो सका, और 1-to-1 मीटिंग हुई, और उसमें बहुत से मामला तय भी हुए। मेरे पास तो ये भी है, और मेरे पास ये भी चीज़ें हैं कि अब्दुल अलीम खान साहब जो हैं उनके हवाले से जो कुछ लोग गलत फहमियाँ पैदा कर रहे थे वो भी सब दूर हो गई। ये मुझे सऊदी अरब की जो मीटिंग है उसमें भी तो बड़े एक अहम शख्स ने इसको कन्फर्म किया था। आप गौर करें ना कि सऊदी अरब के टूर्स में कौन कौन साथ गया, और पंजाब से। अच्छा, वो मैटर करता है? बड़ा बहुत मैटर करता है। अच्छा, ये सऊदी अरब का विज़िट जो था ना, ये सिर्फ उम्रे की हाज़िरी नहीं, उम्रे की अदायगी नहीं थी, इसमें बहुत से मामलात थे, बहुत सी चीज़ें थी। आप देखें, उससे पहले हमारे आर्मी चीफ साहब वहाँ पहुँचे, हमारे हसासदारों के सरबराह वहाँ पहुँचे, वहाँ में मुलाकातें हुई, फिर ख़ुद गए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वहाँ जाते हैं, और उनके साथ एक टीम जाती है। वो टीम जो है उनमें कौन कौन से लोग होते हैं शामिल हैं, फिर वो वहाँ पे बहुत सी मीटिंगें, मुलाकातें, बहुत कुछ हुआ है। तो ये बड़ी अहमियत है। और आप एक और ज़हन में रखिएगा, ये जो मैं आपको तब्दीलियों की तरफ इशारा दे रहा हूँ ना, देखिए आज जुल्फ़ी बुखारी साहब ने बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने कहा है कि खान साहब का ये हुक्म है कि जब तक आप किसी इंक्वायरी में मुलव्वस हों तो ओहदे से आपको पीछे ही रहना चाहिए। ये एक बड़ा अच्छा इकदाम किया। मैं समझता हूँ कि ये जुल्फ़ी बुखारी ने बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया, और ऐसा ही होना चाहिए। और ये पहली हुकूमत है जिसमें ऐसा हो रहा है कि अगर किसी पे इल्ज़ाम लगता है तो वो फौरी तौर पे वो अपनी सीट से रिज़ाइन दे देता है, और जब तक वो क्लियर नहीं होता उस वक्त तक उसे वजारत या खुद नहीं आता, और ये खुद कर रहे हैं। और इसी तरह मेरी इत्तला ये है कि शायद हो सकता है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि 2 मज़ीद लोग जो हैं वो उनकी वजारतें तब्दील हो जाएँ, वजारतें वापस ले ली जाए। तो आप देख लीजिएगा आने वाले दिनों में ये है, और ये हो रहा है। और पंजाब के अंदर एक और बता दूँ मैं, पंजाब के अंदर भी एक तगड़ा वज़ीर जो है उसके जो वजारत है वो तब्दील होने जा रही है। तगड़े वज़ीर की तल्लक लाहौर से है, बस ये इशारा दे दूँ, तगड़ा वज़ीर तल्लक लाहौर से है। राना साहब, आप ये देखिए कि ये जो तब्दीलियां हैं बार बार वकूफ़ पज़ीर होती हैं, और ये परफॉर्मेंस की बुनियाद पे होती हैं। अब फिर अगर होगी और बजट के बाद होंगी तो अपोजिशन इसे फायदा नहीं पहले भी हो सकता है। अब कौन सी अपोजिशन, मुझे समझ नहीं आती। राना साहब, कुछ ना कुछ तो अब ईद के बाद जब बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ राबिता कर रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान से, और मुतहर्रिक हो रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब एक्टिव भी हो रहे हैं, तो अगर नून लीग की हद तक की अपोजिशन देखी जाए तो फिर आप शहबाज शरीफ पाकिस्तान में रहेंगे? क्या वो मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता करने के बाद पाकिस्तान में रहेंगे? क्या आने वाले चंद दिनों में शहबाज शरीफ पाकिस्तान होंगे? पहले तो ये फैसला। अच्छा, आप एक नया मौजू छेड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप इशारा उस तरफ कर रहे हैं। मुझे आज एक बात तो बताएं, आज असम्बली के इजलास में पूरा मीडिया कह रहा था कि आज मुस्लिम लीग नून किसी और मूड में है, तो शहबाज शरीफ की तकरीर आपको क्या इशारा दे रही है? जिन लोगों ने मुफाहमत की सियासत करनी होती है वो ऐसी ही तकारीर करते हैं, वो कौमी मफादात को अजीज़ रखते हैं, और जब कौमी मफादात को अजीज़ रखा जाता है तो उसके पीछे बहुत सी चीज़ें होती हैं। यासर, तो मौलाना फजलुर रहमान क्यों करेंगे? मुझे बताएं ना। मौलाना फजलुर रहमान साहब बेचारे वो भी वेले, और शहबाज शरीफ साहब की तकरीर आज की, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की बाकी चीज़ें आपके सामने हैं। कोई अपोजिशन नहीं है, मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ। अपोजिशन की वजह से किसी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं होगा। सही। राना साहब, जैसे कि आपने बात को आगे बढ़ाते हैं, आपने बात की कि सऊदी अरब में इशारा दिया है कि सऊदी अरब में कुछ लोगों की तरफ से जो खदशात फैलाए गए थे और जो बातें खान साहब तक पहुंचाई गई थी वो दूर हो गई, और मामलात रफा दफ़ा हो गए और अब सेटल हो रहे हैं। तो एक शख्सियत ऐसी है कि रमज़ान से पहले तक काफ़ी हवा बना हुआ था, फिर खामोशी इख्तियार हुई, और अब फिर से शायद हो सकता है वो अपनी पावर शो करें। जहांगीर तरीन साहब का जिक्र कर रहा हूँ, तो उनके हवाले से कोई सेटलमेंट नहीं होती दिखाई देती। देखें, उसके हवाले से मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूँ।
जहांगीर तरीन साहब हर सूरत में चाहते हैं, मैं आपको बिल्कुल अंदर की बात है, वो चाहते हैं कि उनके बहुत जो मामलात हैं वो कह रहे हैं कि मुझे इंसाफ दें, मुझे इंसाफ से हट के कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो इंसाफ है ना, ये सारा जो भी मामला है ये बजट से पहले करें। अच्छा, अब आप पूछेंगे बजट से पहले क्यों? उसकी वजह देखें, फिर हुकूमत के लिए सबसे बड़ा टारगेट होता है बजट पास कराना। और जब आपके अपने लोग लॉबिंग, देखें ये जो अब मीटिंग इन्होंने इशाया दी है ना, गलबन कल होगा, तो उसमें आपको पहले से ज़्यादा तादाद नजर आएगी, यानी पहले से ज़्यादा तादाद नजर आएगी। उसकी वजह क्या है कि ये शो करना है, ये नहीं कहेंगे कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, ना वो कह रहे हैं हम हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन वो अपना हक लेने के लिए ज़रूर कहेंगे कि जनाब हमें फौरी तौर पे कुछ ना कुछ दें, इंसाफ दें। अगर अब इन्वेस्टिगेशन मज़ीद लंबी हो जाती है और नहीं कुछ बनता और बजट भी मंजूर हो जाता है और उसके बाद वो मुखालफिन जिनकी तरफ इशारा करते हैं जहांगीर तरीन, वो इनके मामले को दुरुस्त नहीं होने देते, तो जहांगीर तरीन का उसके बाद क्या करेंगे? वो बजट मंजूर हो चुका होगा, मामला कहीं के कहीं जा चुके होंगे, तो फिर वक्त नहीं होगा ना। अब वक्त है, मेरे पास भी इतला है कि कल आप देखेंगे कि अच्छा खासा उनके पास रश होगा, पहले से ज़्यादा लोग होंगे। मैं एक और आपको इजाफा करता हूँ, अगर अब्दुल अलीम खान कोई अच्छी जगह पे आ जाते हैं तो जहांगीर तरीन भी मैनेज हो जाएंगे। अब्दुल अलीम खान साहब जो हैं वो जहांगीर तरीन को मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आपको इशारा जैसे आपने इशारा दिया एक शख्सियत की तरफ जिनकी वजह से जहांगीर तरीन साहब अक्सर जिनकी तरफ इशारा करते हैं, उनको मैनेज किस तरीके से किया जाएगा? वो भी तो हल्के नहीं है ना। जो मैनेज कर रहे हैं ना उनके आगे वो बहुत हल्के हैं। अच्छा, जिन लोगों ने मैनेज करना है, जिन लोगों ने ये सारे मामला दुरुस्त करने हैं, तो वो सबको कर लेंगे। अगर आप कहते हैं कि उनके नाम ले दूं तो शायद ये मुनासिब ना हो। आप भी समझ रहे हैं, जो सुनने वाले हैं वो भी समझ रहे हैं। तरीन साहब को भी बेहतर पता है, लेकिन आप ये कहिए कि अगर फर्ज कर लिया जाए, मिसाल के मफरूजे पे हम बात कर लेते हैं ना, अभी तो कल का पावर शो हुआ नहीं, उसके बाद फिर मजीद डिस्कस कर लेंगे। फर्ज कर लिया जाए कि तरीन साहब की अभी सुनी नहीं जाती, बजट आ जाता है, तो बजट में कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है? तरीन साहब अगर लॉबिंग की है ना, तरीन साहब की सुनी नहीं जाएगी तो तरीन साहब भी नहीं सुनेंगे। फिर जो होगा ना जिसे कहते हैं बहरापन, वो दोनों तरफ से होगा। गूंगापन तो नहीं होगा, बहरापन जो होगा दोनों तरफ से होगा। फिर हो सकता है जहांगीर तरीन साहब ना बोले, कोई और बोल पड़े। फिर हो सकता है कोई बहुत से लोग जो है कि कौन से इजलासिस में गैर हाजिर हो जाए। फिर बहुत से इशारे काफ़ी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं यार सर। अच्छा राना साहब, जहांगीर तरीन साहब के बारे में दोनों तरफ की आरा को छोड़ दें, पीटीआई को भी छोड़ दें, नून लीग को भी छोड़ दें, नून लीग के साथ क्या इनके रवाबित हैं? अगर नहीं है तो क्या चांसेस हैं कि अगर इधर से फीडबैक वैसा नहीं मिलता जो मंशा के मुताबिक है तो झुकाव उधर हो सकता है? अब एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, अभी उनका झुकाव नहीं होगा, उनका झुकाव अभी नून लीग की तरफ नहीं होगा, यानी उस नहज पे नहीं है। अभी नून लीग जो है वो 2023 तक जा रही है, वो 2023 से पहले इलेक्शन चाहती ही नहीं। और शहबाज शरीफ जो हैं वो मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं। शहबाज शरीफ के मुंह से आपने कोई लफ्ज़ सुना है? शहबाज शरीफ की कोई गुफ्तगू ऐसी सुनी है कि जिससे आपको लग रहा हो जिस दिन से आए हैं कि ये किसी और तरफ जा रहे हैं? नहीं, वो अदालती फॉरम तक ही रहना चाह रहे हैं। तो बस ठीक है ना। मुझे बताएं, सदर कौन है मुस्लिम लीग नून के? शहबाज शरीफ। अपोजिशन लीडर कौन है? शहबाज शरीफ। फैसले कौन करेंगे? शहबाज शरीफ करेंगे अब। और शहबाज शरीफ बाहर इलाज के लिए नहीं, ये सियासी इलाज के लिए जा रहे हैं, जिस्मानी इलाज के लिए जा रहे हैं। और सियासी इलाज में किसको क्या इंजेक्शन देना है, किसको कौन सी गोली देनी है कि वो इतनी देर तक नींद के नशे में रहे, सोए रहे, ये करने जा रहे हैं। ब्रेक पे जाना है, लेकिन उससे पहले एक आपकी आरा चाहिए। अगर उनके प्रीवियस रिकॉर्ड को देखा जाए, वो गए भी हैं, वापस भी आए, हुकूमत का ये स्टांस कि वो जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, वो किस हद तक आपको वैलिड है? नहीं, गलत बात है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हुकूमत गलत सोच रही है, वो जाएंगे वापस आएंगे। भाई अगर वो वापस नहीं आते तो इससे बेहतर हुकूमत के लिए और क्या है? ऑपोजिशन, ठीक है, इससे बेहतर और क्या है? ये नहीं है। हुकूमत अब चाहती है कि अगर वो चलेगी इसी तरह तो कल को ये जवाब क्या देंगे? वो जो एक शोर मचा ना, डील डील डील, कुछ मामला तय हो रहे हैं, इसको रोकने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। कुछ हल्के तो ये भी कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने किसी को कहा है कि जनाब अगर ये चला जाता है बाहर और ये जाके ये वाकई जो डील है इसका मामला यही निकल आता है तो फिर मैं तो रिज़ाइन दे दूंगा।
मैं तो आखिरी हद तक जाऊंगा, मैं करप्शन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। सुनने में आया कि ये बातें भी चल रही हैं। अब इसमें कितनी हकीकत है ये तो आने वाले दिनों में आ जाएगा। लेकिन हुकूमत क्या करे? अगर हुकूमत इसके खिलाफ अपील में नहीं जाती, अगर हुकूमत इनका नाम ECL में नहीं डालती, तो इसका मतलब है हुकूमत जो है, जो इस पर मियाँ नवाज शरीफ के वक्त इल्ज़ाम लगा था कि आपकी मर्जी से क्या है, तो ये सब कुछ इसी तरह होगा ना। यानी हुकूमत के पास सेकंड ऑप्शन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उसे ये इकदाम उठाना पड़ रहा है और मजबूरी की हालत में उठाना। मुझे एक बात बताइए, शेख रशीद साहब कहते हैं कि मेरी पार्टी का बंदा है शहबाज शरीफ, यही कहते थे ना? हाँ जी। तो अब क्यों उनका नाम डाल रहे हैं? तो शेर रशीद की पार्टी कौन सी है? शेर रशीद साहब की पार्टी कौन सी है? तो अगर ये उसी पार्टी की हैं तो फिर आप समझ लें, यानी हुकूमत के पास ऑप्शन नहीं है। क्या ऑप्शन हो सकते हैं, इस पे मजीद बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के बैरून मुल्क जाने के हवाले से। तो वो भी अपील ये करना चाहते हैं कि हुकूमत ने अदालत की तौहीन की है, अदालत के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया, जबकि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने जा रही है कि हम इसे बड़े फॉरम पे रुजू करने के बाद इसके खिलाफ जाएंगे कि दूसरे फरीक को सुने बगैर फैसला नहीं दिया जा सकता और इनके वापसी आने के चांसेस कोई नहीं है। अब इस बारे में अगर वापस आने के चांसेस नहीं है तो मौलाना फजलुर रहमान से किन बुनियादों पर वो राब्ता कर रहे हैं कि ईद के बाद अब मौसम तब्दील हो रहा है, सियासी मौसम में गर्मा गर्मी पैदा होनी चाहिए। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद साहब ने। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज साहब, उम्मीद है ईद बखैर आफियत आपकी गुजरी होगी और रमज़ान भी बखैर आफियत गुजरा होगा। माहौल में कुछ गर्मी नहीं थी, सर्दी देखने में आई, रमज़ान भी काफ़ी ठंडा गुजरा है। तो अब आप क्या समझते हैं कि सियासी माहौल गर्म होगा या फिर ये तू तकरार जो एक दूसरी तरफ से हवाई चलती है वैसी चलती रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी नाजरीन और साहब सबको ईद मुबारक। गुज़िश्ता देखिए, जहाँ तक यासिर भाई मामलात का ताल्लुक़ है तो हम शुरू से ये बात करते आ रहे हैं कि मामलात कुछ और हैं और नज़र कुछ और आते हैं और दावे कुछ और किए जाते हैं। आपने अभी इंट्रो में ये फरमाया था कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो कह रहे हैं कि अदालत की तौहीन हुई है। किस अदालत की बात कर रहे हैं? कि उस अदालत की जिस अदालत ने जनाब नवाज शरीफ साहब को चंद हफ्तों के लिए बाकायदा तौर पर बीमारी के जो बहाना था उसके लिए जाने दिया था और उसके सबसे बड़े ज़ामिन जो थे जनाब शहबाज शरीफ साहब है और वो आज तक बैठे हुए हैं और न अदालत ने उनको बुलाया न हुकूमत जो बुलंदबांग दावे करती है और इनके तर्जुमान, और न किसी भी सतह पर कोई ऐसी बात हुई वज़ारत दाखिला ने, आपके दोस्त हैं आजकल उनके और शहबाज शरीफ के बड़े करीबी राब्ते हो रहे हैं, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब के। क्या आप मुस्तकबिल करीब में देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब दोबारा मुतहरक होंगे? क्या वो आप समझते हैं कि वो मियाँ शहबाज शरीफ पर इतबार करेंगे या उनके लिए मरियम ही बेहतरीन है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि न काबिल एतमाद नवाज शरीफ है, न मरियम है, न नवाज शरीफ है। और इस वक्त जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी PDM के लिए और JUI की क़यादत के लिए वो ख़ुद नाकाबिल एतमाद हो चुके हैं। अब ये जो खेल खेला जा रहा है, आप मुझे ये बताइए कि अभी आपने बात की है कि जनाब तरीन साहब की बात हो रही है, तो बात वाज़ेह है उस वक़्त वज़ीर आज़म भी बाहर थे, आर्मी चीफ भी बाहर था और उस वक़्त जब इनको निकालने की बात तय हो गई थी और फिर अदालत का जिस तरीके से बेसाखियों का सहारा लिया गया, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। अब बात वाज़ेह है कि जो डील उस वक़्त जनाब नवाज शरीफ साहब के लिए मौलाना फजलुर रहमान साहब के काविशों से और आज़ादी मार्च के नताइज के हवाले से आगे बढ़ी थी, उसमें जब रखना पड़ा और मरियम साहिबा फिर नहीं जा सकी और 11 महीने तक ट्विटर खामोश रहा। उसके बाद फिर दोबारा कोशिश की गई और फिर आपने देखा कि शहबाज शरीफ ने अपने आप को ख़ुद गिरफ़्तारी के लिए पेश किया। अब अदालत के में जाने इसके बाद नहीं, बल्कि अडियाला जेल में जो तालीम बालिगान होती रही उसके बाद ये बात तय थी कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो जाएंगे और तमाम उन मामलात को जो बाकी थे तय कर लेंगे।
हाफिज साहब यकीनन एक नवाज मीटिंग हुई शरीफ है, साहब हाफिज साहब एक बकौल मीटिंग मौलाना फजल रहमान ने अपनी एक कमेटी की बुलाई, अपने अहम तरीन लोगों की बुलाई है, उसमें उन्होंने सारे मामला रखे कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, राय पूछी है कि आगे राय क्या होनी चाहिए, उसकी क्या इतला है, उसकी वो अंदर की खबर दें। देखिए, इस वक्त जो बातें हम करते रहे हैं तकरीबन 2018 के शुरू से लेकर अब तक जो बातें सामने आई हैं 3 सालों में तकरीबन, वो तमाम बातें अब एक एक वर्कर और हर पार्टी के वर्कर, मुस्लिम लीग नून के हों, पीपल्स पार्टी के हों, PDM के हों या तहरीक इंसाफ के हों या जर्नलिस्ट हों, वो बात समझ चुके हैं कि असल गेम क्या है। गेम न ये है कि हुकूमत हटानी है, न गेम ये है कि इस्तीफ़े देने हैं, न गेम ये है कि लॉन्ग मार्च करना है। यकीनन मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में जो हमने बात की थी कि बंद गली में पहुँचेंगे, बेआईनी उसी अंदाज में बात हुई थी। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो आपने ICL में नाम डाल दिया है, अगर इसके बावजूद 2 बातें होंगी, या शहबाज शरीफ साहब लंदन जाएंगे, अगर वो नहीं जा सके फिर उनको रोकने वाले चले जाएंगे। इसलिए जहांगीर तरीन का जो वार है वो जो आप फरमा रहे हैं कि उनके राब्ते किससे हैं, उनके राब्ते उन्हीं से हैं जिनके राब्ते सबके साथ दिखाई कुछ दे रहा है लेकिन हो कुछ रहा है। अब हमारी बसारत तो ये देखती है कि इस वक्त जो सामने आ रहा है उसमें ऑपोजिशन का किरदार अदा करना चाहते हैं शहबाज शरीफ साहब मौलाना साहब से मिलके, लेकिन हमारी बसारत कमजोर भी हो सकती है। आपकी बसीरत क्या कहती है कि ये अंदर खाते गेम क्या चल रही है? देखिए, अगर अपोजिशन का किरदार अपोजिशन लीडर अदा कर रहा होता तो इस वक्त PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान को नहीं बनाया जाता, जिसकी न पार्लिमानी पार्टी है और न खुद वो मेंबर है। अब तो जेल में नहीं है ना, अब जेल से रिहाई के बाद वो लंदन जाके सुधारेंगे और मामलात तय हो रहे हैं। और ये आपको मैं बता दूं कि नवाज शरीफ साहब भी वैसे नहीं गए हैं। नवाज शरीफ साहब भी तकरीबन $500 मिलियन के हवाले से ही आगे गए हैं। ये तमाम बातें जो इस वक्त की जा रही हैं, इन तमाम बातों का यकीनन $500 मिलियन ये क्या, जिस तरह ये क्या आपने कह दिया नहीं जी, $500 मिलियन ये क्या है? किसको दिए? मौलाना साहब को दिए हैं, हुकूमत को दिए हैं? तो आपका क्या नहीं, हुकूमत को दिए हैं, स्टेट बैंक में कुछ जमा हुए हैं और उसके बाद कुछ और दिए गए हैं। बाकायदा इसमें एक मुल्क शामिल है, मुलव्विस है। और आपका क्या ख्याल है किसी तरह उसको छोड़ के चले गए और उसके बाद इतने ही अंधे हैं, तो फिर तो कामयाबी है ना। अगर मियां नवाज शरीफ से पैसे ले लिए हैं और तो शहबाज शरीफ साहब को भी जाने देना चाहिए। शहबाज शरीफ से ले पैसे। देखिए ये कामयाबियां तो वो हासिल करते रहते हैं ना। मौलाना फजल रहमान साहब को भी पैसे देकर कामयाबियां उन्होंने हासिल की हैं और उसके बाद भी कामयाबी हासिल की हैं। अदालतों में भी जिस तरह वो कामयाबी हासिल करती रही हैं, इसमें तो यदि तुला रखते हैं उनकी इस सलाहियत को, तो हम बिल्कुल मानते हैं कि ऐसे ऐसे लोग जिनके बारे में कभी शुबा भी नहीं हो सकता था कि वो बिकेंगे, और 2 आनन फानन जो है नवाज शरीफ ने उनको ख़रीद ली है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मामलात तय हो रहे हैं उस मामलात की तह में पहुँचना चाहिए। और अब आप देखेंगे कि आपका क्या ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब जो है लंदन जाएंगे और उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब निकलेंगे और नवाज शरीफ साहब मौजूद नहीं होंगे, तो क्या मुस्लिम लीग नून के लोग निकलेंगे? शहबाज शरीफ साहब मौजूद नहीं होंगे, नवाज शरीफ साहब भी नहीं होंगे, तो क्या मुस्लिम लीग नून के लोग निकलेंगे? या फिर JUI की उन्हीं लोगों को उसी अंदाज में जो है यूज़ किया जाएगा जिस तरह पहले आज़ादी मार्च में किया गया? अब हमारे वर्कर भी समझ चुके हैं, पूरी कौम भी समझ चुकी है। इसलिए मौलाना परेशान है कि अगर वो कॉल भी देंगे तो शायद हमारे वर्कर भी 10 बार सोचेंगे कि पहले अगर किसी ने निकलना है। एक आखिरी सवाल नवाज शरीफ साहब की जवाब दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि मौलाना साहब के और बिलावल भुट्टो के या असफ अली जरदारी के मामला तय हो जाएंगे? देखिए, मामलात मौलाना फजल रहमान और बिलावल के नहीं है, मामलात जो है वो जरदारी साहब और नवाज शरीफ के हैं। और ये पुराना पंडोरा बक्स है और उसमें यकीनन मौलाना फजल रहमान साहब इस्तेमाल हो रहे हैं मुस्लिम लीग नून के हाथों। और उन्होंने जिस अंदाज में लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफ़ों को नत्ती करके सारा जो मलबा उठाकर पीपल्स पार्टी भी बच्चे नहीं है, वो भी तमाम बात समझ चुके हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब मौलाना साहब उसको कवर करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बैल मुंडे नहीं छड़ेगी, इसलिए कि वो समझ चुके हैं
हैं कि कौन किसके लिए और किस अंदाज में और किस कीमत पे इस्तेमाल हो रहा है। यानी ये बेल मुंडे नहीं चढ़ेगी। इस वक्त मौलाना साहब जितना इस्तेमाल हो चुके हैं इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो सकते, और अगर अब भी वो कॉल करें अपने कारकुनान को तो कारकुनान उनकी आवाज़ पे लब्बैक नहीं कहते। और आप ये समझते हैं, आप वक्त आने पे आप देखेंगे, वक्त बताएगा कि सूरत सियासत कौन सा रुख इख्तियार करती है। और अपोजिशन ने जिस हद तक पसपाई का रास्ता इख्तियार कर लिया और जिस हद तक वो बंद गली में जा चुकी है, तो उससे निकलने का रास्ता उसके पास क्या है, इस पर मजीद भी बात करेंगे। नाजरीन बहुत शुक्रिया हाफिज हुसैन अहमद साहब इस हवाले से अपना लिए। नाजरीन यहाँ पे लेनी एक शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, अपोजिशन खामोश है। अपोजिशन की जानिब से अगर कोई आवाज़ उठाई जा रही है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से उठाई जा रही है, और सिर्फ वो भी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाने के केस को लेकर। बाहर जाने की इस्तदा उनकी मंजूर हुई, ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने का हुक्म दिया गया। हुकूमत ने इस खदशे के पेश नज़र कि वो बाहर जाएंगे और वापस नहीं आएंगे, और वो जामिन भी हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, और वो भी वापस नहीं आए थे, तो इस हवाले से उनका नाम अब ECL में डाला जा चुका है। अब ECL में नाम आज के दिन डाला गया, जिसको लेकर भी काफ़ी वावेला मचाया जा रहा है। इसी इशू पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वजीर ममलिकत फरूख साहब ने। फरूख हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरूख हबीब साहब, आज नून लीग ने काफी वावेला मचाया। उन्होंने ये कहा कि ईद की तातीलात के बाद पहला दिन था, पहले दिन में पहली फुर्सत में आपने नाम ECL में डाल दिया, तौहीन अदालत भी कर गए आप लोग, और हुकूमत अब कहां पे जाएगी? हुकूमत तो फंस जाएगी अदालत में जाके। आप क्या समझते हैं, खदशात क्या है हुकूमत को जिसके बायस नाम ECL में डालना जरूरी था? देखिए, बात बुनियादी चीज़ पे ये है कि नैब को ये इख्तियार है कि वो हुकूमत को ECL के कानून के मुताबिक चिट्ठी लिख सकती है कि 7 अरब का उनका मुल्ज़िम है, रेफरेंस दायर हुआ हुआ है नैब अदालत में, मतलूब है, और हुकूमत की ज़ैली काबीना की जो कमेटी है उसने सिफारशात काबीना को भेजी, जिस पे काबीना ने कानून के मुताबिक फ़ैसला करते हुए नाम ECL में डाल दिया उनका। इसमें बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि ये जो लॉजिक्स पेश करते हैं कि जी छुट्टी वाले दिन कर दिया काम। अच्छा, छुट्टी वाले दिन अगर कोई वारदात पड़ जाए, डाका पड़ जाए, कोई कत्ल हो जाए, तो क्या उसकी कानून नाफिज करने वाले इदारे FIR दर्ज नहीं करेंगे? या वो ये सोच के बैठे रहेंगे नहीं आज ईद है, छुट्टी का दिन है, काम ना करें? या कोई इश्तिहारी मुल्क से फरार हो रहा हो, कोई चोर डाकू मुल्क से फरार हो रहा हो, उसको इदारे नहीं पकड़ेंगे कि नहीं जी ईद है, छुट्टी है, ये काम ना करें? लिहाजा पता नहीं किस किस्म की जो है वो मंतके पेश करते हैं जिसके अंदर कोई वजन नहीं होता। और बुनियादी चीज़ ये है कि आज पहला वर्किंग डे था जिसके ऊपर काबीना ने जो है वो नैब की चिट्ठी के ऊपर और काबीना की ज़ैली कमेटी की सिफारशात पर अमल दरामद किया और उसको ECL में डाल दिया। मामला इतना सा है कि शहबाज शरीफ खुद ज़ामिन है नवाज शरीफ के, जिनको अदालतें मफरूर और एब्सकॉन्डर करार दे चुकी हैं, वो पाकिस्तान में आ नहीं रहे। ट्रैक रिकॉर्ड इनका उठा के देख लें तो सारा ख़ानदान ECL पे है। नवाज शरीफ मुल्क से बाहर, हसन नवाज, हुसैन नवाज मुल्क से बाहर, सलमान शहबाज मुल्क से बाहर, अली इमरान मुल्क से बाहर, और सागडार मुल्क से बाहर, तो पूरा ख़ानदान मुल्क से बाहर। अगर ये भी चले जाएं मुल्क से बाहर, केसेस इनका अल्तवा का शिकार हो जाएं, फिर ये कहेंगे देखें जी हमारे तो केसेस का फैसला ही नहीं हो रहा। देखें जी फिर तो इन्होंने कौन सा जो है वो रिकवरी करने अदालत के लिए पिटीशन दायर कर दी, कोर्ट से रजू कर लिया। अगर कोर्ट की तरफ से उन्हें फिर रिलीफ मिल जाता है तो क्या हुकूमत फिर उन्हें जाने की इजाज़त देगी? देखिए, पहले तो राना साहब ज़रा तौहीन अदालत की आज इनको बहुत याद आ रही है। अच्छा हुआ कि जिस तरह याद होगा आपको, एतजाज़ अहसन ने कहा था कि इमरान खान ने इनको असम्बली याद करवा दी, तो इनको जो है वो तौहीन अदालत भी याद आ गई। वो लोग जिन्होंने अपने वज़रा तौहीन अदालत करके नाहल करवा लिए, वो लोग जो मुझे क्यों निकाला की रट लगाते रहे, वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट पे हमले करते रहे, वो लोग जो कि जजेस के बच्चों के नीचे से ज़मीन खींचने की बातें करते रहे, उनको बुग़्ज़ भरा कहने की बातें करते रहे, आज वो तौहीन अदालत का रटा लगा रहे हैं और उसके फतवे बांट रहे हैं। तो उनको बताना चाहते हैं कि इमरान खान ने आज़ाद अदलिया के लिए जिद्दोजहद की है। हम हमेशा अदालती फैसलों का एहतराम करते आए हैं, अदालतों का एहतराम आज भी हमारे दिल में मौजूद है, और हुकूमत ने कोई ऐसा इकदाम किया ही नहीं है। हमने जो काम किए हैं वो कानून के मुताबिक किए हैं। अब जो ECL का मामला है वो भी कानून के मुताबिक है। ये अपनी दरख्वास्त लेके गए, हमने ब्लैक लिस्ट वाला जो मामला फैसला आया उसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया। वो सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है, उसके ऊपर अदालत तमाम कानूनी पहलुओं को देखेगी। हमारी हुकूमती जो टीम है वकला की, वो भी जाके वहां पर आर्गूमेंट करेगी। लेकिन इनके मुंह से
से तौहीन अदालत के फतवे बांटना ये अच्छी बात नहीं है। क्या अदालती इख्तियारात इन्होंने ले लिए हैं? क्या जो है वो जजेस की जगह जाकर ये बैठ गए हैं? तो ऐसी बातें जो है इनको मीडिया पे करना जेब नहीं देता। हबीब साहब, अगर इन्हें इजाजत मिल जाती है अदालत की तरफ से, तो फिर क्या हुकूमत जाने की इजाजत देगी? देखें, बुनियादी चीज ये है कि आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, पहले मामला था ब्लैक लिस्ट का, अब ECL का है। ECL का पूरा कानून जो है वो मौजूद है, उसके मुताबिक जो है वो फैसले करने पड़ते हैं। और आपको याद होगा कि परवेज मुशर्रफ के केस के अंदर भी जो है वो मुल्क की सबसे आला अदलिया ने मामला जो है वो हुकूमत को रेफर किया था। ECL में नाम डालना निकालना काबीना का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ये बात जो है वो कह चुकी है। तो लिहाजा जब कभी कोई ऐसा मामला आएगा, उसको जो है वो उस वक्त हुकूमत तमाम कानूनी पहलुओं को सामने रखते हुए उसका जायजा ले लेगी। लेकिन फिलहाल जो है ये पाकिस्तान में रहेंगे, इनका नाम ECL पे है, इनको यही जो है वो एहतसाबी अमल का जो है वो सामना करना पड़ेगा। मेरा मशवरा इनको यही है, बेहतर यही होगा कि ये इधर उधर लंदन जाने से लड़ने की बजाय ये अपने केसेस का सामना करें और वहां पर जाकर अपनी मासूमियत को साबित करें। अच्छा फ़ारूक हबीब साहब, अगर ये देख लिया जाए कि आने वाले दिनों में सियासत में अगर कोई तब्दीलियां आएंगी तो वो किन बुनियादों पे आएंगी? दूसरा, आपसे कुछ देर पहले ब्रेक से हम पहले बात कर रहे थे हाफिज हुसैन अहमद साहब से। उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ साहब तो $500 मिलियन दे के फिर बाहर गए हैं। अब वो तो एक होशरुबा इंकशाफ कर गए, हमें नहीं पता किन बुनियादों पर कर गए। देखें, बात यह है, वो तो हाफिज साहब बता सकते हैं। हमने तो आपको याद होगा कि 7 अरब रुपए के बॉन्ड की शक्ल रखी थी, जिसको इन्होंने जाकर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया और वहां पर 50 रुपए का स्टाम्प पेपर था जिसपे शहबाज शरीफ ने लिख के दिया था कि 4 हफ्तों में नवाज शरीफ इलाज करवा के वापस आएंगे। नवाज शरीफ तो वापस नहीं आए, लेकिन शहबाज शरीफ ने सामान बांधा हुआ है उनके पास जाने के लिए। डॉक्टर अदनान वापस आ गए, नवाज शरीफ वापस नहीं आए। एक इंजेक्शन, एक टीका तक जो है उनको नहीं लगा। पता नहीं कौन सा इलाज उन्होंने करवाया है। लंदन की हवा में ऐसी कोई शफा है कि मियाँ साहब वहां पर जाके हशाश बशाश हो गए हैं। जब भी इनसे जो है वो एहतसाबी अमल शुरू होता है, ये हमें अपनी बीमारियां करवाना शुरू कर देते हैं। इनको अपना इलाज याद आ जाता है। पाकिस्तान में भी इलाज हो सकता है। डॉक्टर यास्मीन राशिद यहाँ पर इलाज करवाई हैं, बीमार हैं, कैंसर में मुब्तला हैं, अपनी कीमोथेरेपीज यहाँ पर करवा रही हैं, कोविड की ड्यूटीज भी सर अंजाम दे रही हैं यहाँ पर। लेकिन इनको बाहर जाना है, वो तो यहाँ पे इलाज करवा रही हैं। तो लिहाजा इनको मैं समझता हूँ अब इस किस्म के मंतकों से पीछे नहीं छुपना चाहिए। और इनके रास्ते में अगर कोई रुकावट है वो तो इमरान खान है। इमरान खान आज अगर अपने अज़म से पीछे हट जाएं तो ये जो है वो लुडियां डालते फिरेंगे। 40 साल से इनको करप्शन की खुली छुट्टी मिली रही है, किसी इदारे ने इनसे नहीं पूछा, किसी ने इनसे हिसाब नहीं पूछा। ये शहबाज शरीफ से निकल जाते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं। आज जुल्फी बुखारी साहब ने एक अच्छी रवायत कायम की। उन्होंने कहा जी मेरा नाम आ रहा है, और ये अपोजिशन बड़ा शोर डाल रही थी कि इमरान खान के राइट लेफ्ट की बात कर रहे थे। आज उन्होंने रिज़ाइन दे दिया कि जब तक इंक्वायरी में मैं क्लियर नहीं हो जाता उस वक्त तक मैं अपने ओहदे पे नहीं रहूँगा। तो इसमें तो कुछ नाम और भी आ रहे थे, देखें ये भी नाम थे, तो जिनके और नाम है, क्या वो लोग भी रिज़ाइन दे रहे हैं इंक्वायरी मुकम्मल होने तक? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जुल्फी बुखारी ने, मैं समझता हूँ, को हाई मॉरल ग्राउंड्स लिए हैं। पाकिस्तान के अंदर शायद इस हाई मॉरल ग्राउंड का जो है वो कोई रवाज नहीं है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ का पनामा केस में नाम आया तो इस्तीफे का मुतालबा आता रहा, लेकिन वो कुर्सी के साथ जो है वो चिपक के बैठे रहे और JITs में गए। लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को उनको नाअहल करना पड़ा, एहतसाब अदालत से उनको सजा हुई, इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया था। यहां पर मामला क्या है कि यहां पर किसी इदारे ने नोटिस नहीं लिया, बल्कि वजीर आजम ने इसके ऊपर नोटिस लिया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बुनियाद के ऊपर वो ब्यूरोक्रेट्स जिनके नाम आ रहे थे उनको उनकी पोजीशनों से फारिग किया, बल्कि नैब को लिखा। पहली हुकूमत है जो नैब को खुद लिख रही है कि आप इसकी तहकीकात करें। हाउसिंग कॉलोनियों के हवाले से FIA को मामला रेफर किया, FBR को मामला रेफर किया, और उन अफसरान के खिलाफ जो महकमाना कार्रवाई हो सकती है उसको इनिशिएट करने की भी जो है वो वहां पर कमेटी के जरिए तजावीज़ पेश की गई। तो मैं ये समझता हूं कि इसके ऊपर पहले इसकी मिसाल नहीं मौजूद थी। तो लिहाजा वज़ीर आज़म साहब ने भी एग्जाम्पल सेट की कि उनकी गवर्नमेंट के नीचे अगर कोई काम करने की कोशिश करेगा तो वो उसका रास्ता रोके। रिजाइन किया है तो ट्विटर अकाउंट पर यह मेंशन किया है कि वजीर आजम ने यह कहा हुआ है कि जब आपका नाम किसी इंक्वायरी में हो तो आप अपने ओहदे से उस वक्त तक अलहदा रहें जब तक आप क्लियर नहीं हो जाते। तो अब वो तो हाई मॉरल ग्राउंड सेट कर चुके हैं, तो क्या जब दीगर अफराद का नाम बीच में है उनसे इस्तीफा लिया जाएगा या फिर वो खुद दे जाएंगे?
देखें, बात यह है कि उसके ऊपर तो डिसीजन जो भी होगा वो भी आपके सामने आ जाएगा, लेकिन मैं आपको जो बुनियादी चीज़ पेश कर रहा हूं कि ये भी तो क्रेडिट हमारी हुकूमत को जाता है ना। अगर हमारे लोग जो हैं, सब अगर जानते किसी हैं का कि ये नाम तहरीक आया इंसाफ है, ने एक किसी नई बुनियाद रवायत के कायम ऊपर की आया है, तो उससे निकल हुकूमत ने ये रवायत कायम की है कि आप जिस पे इल्जाम लगा उसने इस्तीफा दे दिया। ये पहली दफा हुआ है। गुलाम सरवर साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन पे भी इल्जाम था, उन्होंने कहा जी मुझ पे झूठा इल्जाम है। क्या वो भी इंक्वायरी मुकम्मल होने तक अपने ओहदे पे रहेंगे या वो भी ओहदा छोड़ देंगे? ये एक सवाल है जो हम जानना चाहते हैं। तो ये लेकिन ये देखें, बात मामला जो है, अगर जुल्फी साहब ने रिज़ाइन किया है, हाई मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर किया है, तो अब इसका फैसला अगर गुलाम सरवर खान साहब की बात आ रही है, गो के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बड़ा खुलेआम बात की, उन्होंने सामना किया, मीडिया का सामना किया, आपके सवालात का सामना किया, तो ये उसका फैसला उनको करना है। या इस हवाले से किसी सतह के ऊपर को फैसला होगा वो भी आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, एक और बात है, वज़ीर आज़म साहब ने इस पे नोटिस लिया, फौरी तौर के ऊपर को बात, वज़ीर आज़म साहब ने इस पे नोटिस लिया, फौरी एक्शन लिया, उन्होंने नैब को कह दिया कि इसकी इंक्वायरी करे। वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद नैब ने इंक्वायरी की, चेयरमैन नैब जो है उन्होंने आज इस पे फौरी एक्शन लेते हुए एक प्रेस रिलीज जारी कर दी। लेकिन आज पंजाब हुकूमत ने एक नई प्रेस रिलीज जारी, पंजाब हुकूमत की तरफ से आ गया कि जनाब डीजी एंटी करप्शन करें। अब ये बता दें, ये इंक्वायरी डीजी एंटी करप्शन करेंगे, चेयरमैन नैब करेंगे, नैब की टीम करेगी या कोई और करेगा? जब नैब शुरू कर देती है एक इंक्वायरी तो फिर क्या? गुलाम सरवर खान साहब ने तो वो रिपोर्ट भी मुतनाज़ करार दे दी। आज वज़ीर आला पंजाब साहब की तरफ से डीजी नैब को कहा गया इंक्वायरी का, डीजी एंटी करप्शन, सॉरी डीजी एंटी करप्शन। देखिए, बात ये है, आप डीजी एंटी करप्शन की बात कर रहे हैं, उसमें देखें जो कानूनी टेक्निकलिटीज़ क्या हो सकती हैं उसके ऊपर तो बात हो सकती है, लेकिन यकीनन जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसमें मामला नैब को रेफर करने के हवाले से लिखा गया था। नैब ने उसके ऊपर जो है वो नोटिस भी ले लिया, हुकूमत खुद उस केस को जो है वो नैब को भिजवा रही है। और दूसरी बात ये, जहाँ तक एंटी करप्शन का मामला रहा, तो एंटी करप्शन ने भी मौजूदा दौरे हुकूमत के अंदर एक इफेक्टिव रोल अदा किया। आपके इल्म में कि वहाँ पर 300 अरब रुपए के जायद की जो है वो रिकवरियाँ करवाई गई हैं, जिसमें कब्जा हुआ था ज़मीनों पर और बहुत सारे लोगों से पैसे रिकवर करवाए गए हैं। और जो शुगर कमीशन था, पेट्रोलियम कमीशन था, उसके अंदर भी जो डीजी एंटी करप्शन है उन्होंने बड़ा एक अहम किरदार अदा किया था। लेकिन इसके ऊपर भी अगर नैब इस मामले को टेकअप कर रहा है और उस दौरान आया कोई एंटी करप्शन का इदारा उसको देख सकता है या नहीं देख सकता, ये एक कानूनी टेक्निकलिटी का पहलू है जिसका जायजा ले लिया जाएगा। सर फ़ारूक हबीब साहब, आप क्या समझते हैं कि जब मियां शहबाज शरीफ साहब की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान से राबिता किया जा रहा है, तो माजी में पीडीएम की तहरीक चली, वो जिस तरह तितर बितर हुई, जिस तरह उसका शहराजा बिखरा, वो भी आपके इल्म में है और उनके इल्म में भी है, कारकुनान के भी इल्म में आ चुका है। क्या आपको लगता है कि मियां शहबाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान में रहे और आपकी हुकूमत ने बाहर ना जाने दिया तो वो टफ टाइम दे सकते हैं, फिर से क्राउड को इकट्ठा कर सकते हैं? देखें, फिलहाल तो वो एक दूसरे को टफ टाइम दे रहे हैं ना। अगर हालिया दिनों में अगर आप देखें तो एक मोहम्मद जुबैर साहब ने एक बयान दे दिया, उस बयान के बाद ऐसा भूंचाल आया है कि एक ट्विटर पर ट्रेंड चल पड़ा कि बयानिया नवाज शरीफ का चलेगा। अब मामला तो ये है कि वहाँ पर तो अपना मीम और शीन का मसला पड़ा हुआ है, और जब पाकिस्तान के अंदर रहेंगे तो वो एक दूसरे से नंबर सबकत लेने के लिए एक दूसरे से लीडरशिप छीनने के हवाले से आपस में लड़ते रहेंगे। वो लड़ाइयाँ भी आपको इनकी नज़र आ रही हैं, और वोट को इज्जत देने वाला जो दावा था वो भी नज़र हवा के अंदर जाता नज़र आ रहा है। तो PMLN की सियासत तो खुद कन्फ्यूजन का शिकार है। उनको तो खुद नहीं पता कि उन्होंने किस बयानिया को फॉलो करना है। उन्होंने अल्ताफ हुसैन पार्ट 2 नवाज शरीफ का बयानिया फॉलो करना है या उन्होंने शहबाज शरीफ का बयानिया फॉलो करना है। और जहाँ तक रह गई बात नवाज शरीफ के राब्ते के हवाले से, तो हो सकता है कोई नई ईजी लोड की तैयारी हो रही हो फजलुर रहमान साहब को। वो ईजी लोड अक्सर करवाते रहते हैं, जब उनका ईजी लोड खत्म हो जाता है, ईजी लोड उनको आ जाता है, फिर पीछे मुड़ के देखते हैं बर्ची भी गायब होता है, कंटेनर भी गायब होता है। आज पहला दिन लॉकडाउन के बाद और आज ही केसेस बढ़ गए और कहा गया कि ये बेख्तियाती हुई ईद के दिनों में कंट्रोल नहीं हुआ और केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो क्या आप दोबारा लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं? देखें, उसके ऊपर तो NCOC ने जो है वो फैसला करना है, तमाम फैक्ट्स को, चीज़ों को जायजा लेते हुए। लेकिन मैं आपको एक बुनियादी चीज़ रखना चाहता हूँ जिस पे शायद बात होनी चाहिए थी, बात नहीं हुई, कि मरियम सफदर जो जाती हैं कल शेखुपुरा, एक तरफ जो है हुकूमत SOPs पे अमल दरामद कर रही है, आवाम को तकालीफ का सामना करना पड़ा, लोगों ने अपने कारोबार बंद किए, पुलिस ने इन्फोर्समेंट की,
लोगों को इन्फोर्समेंट के लिए पकड़ पकड़ के जो है वो अंदर भी डालना पड़ा। ये जाते हैं वहां जाके SOPs की खिलाफ वर्जी करते हैं। वो देखें ना, वहां पर बंदे के ऊपर बंदा साथ चिपका हुआ है और वहां पर बैठ के वायलेशन हो रही है और किस तरीके से वहां पर तकारीरें की जा रही हैं। ये वक्त जलसों जुलूसों का है, ये वक्त जो है वो इज्तिमाद करने का, जब पूरी कौम SOPs पर अमल दरामद कर रही है कि कोरोना की वबा के को ऊपर हम जो है FIR दर्ज हुई, नीचे लेकर आए। इस पे FIR दर्ज जो है, क्या मरियम नवाज पे नहीं होनी चाहिए थी? देखें, यकीनन होनी चाहिए थी। मुझे अगर FIR उनके ऊपर नहीं दर्ज हुई तो उनके ऊपर दर्ज होनी चाहिए, उनको FIR ठीक करनी चाहिए। जिन्होंने सारा इसको आकर जिन्होंने आके सबको प्रवोक किया इस सारी सूरत हाल को, और इस दौरान जो है वहां पर उसको एक शक्ल बना दी इज्तिमा की पकड़ के। तो मरियम सफदर ने तो ठेका लिया हुआ मुल्क में कानून कोरोना फैलाने के हवाले से। पहले भी ये PDM की तहरीक चलाते रहे, अब भी चलाते रहे। हमने समाजी फासला इख्तियार किया है और कुर्बानियों का ये सिला है कि शरह कुछ कम हो रही थी, लेकिन अगर बेएहतियाती किसी की जानिब से होती है, वो इनफरादी तौर पे होती है या मजमूई तौर पे होती है, सियासी सतह पे होती है या फिर मौशी सतह पे होती है, तो ऐसी बेएहतियाती से हमें मजीद खुमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए एहतियात बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सऊदी अरब के हवाले से। ताज़ा हालिया जो दौरा सऊदी अरब था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, उसमें बहुत से मामला तय पाए, वापसी हुई, उसके बाद अब उम्रे और हज के लिए ज़ायरीन की आमद के हवाले से भी SOPs तय कर दी गई। 4 वैक्सीन ऐसी हैं जिससे सऊदी अरब में दाखिले की इजाज़त दी गई है। उसमें से एक वैक्सीन ऐसी है जो सिर्फ पाकिस्तान में लगती है। उसके हवाले से भी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ बातें हैं। अब उसको उस हवाले से कायल करना, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए फिर उस पर माइल करना, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। इसको लेके आने वाले दिनों में मुश्किलात क्या पेश आ सकती हैं? राना साहब की जानिब बढ़ेंगे। राना साहब, 4 वैक्सीन कौन सी हैं जिसकी इजाज़त दी गई है, और उसमें वो वैक्सीन कौन सी है जिसके पाकिस्तान में ट्रायल्स हुए और पाकिस्तान में अब लग रही? देखिए, वो ये मौजूदा जो लग रही है, इसमें ना सऊदी हुकूमत की तरफ से कहा गया, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक बड़ा गहरा तल्लक है। हज के दिन आने वाले हैं, हज आने वाला है, और यह सर आपको बताया कि हज पे जाने की हर शख्स ख्वाहिश रखता है। सऊदी अरब अब फ्लाइट्स भी खोलने लगा है। जब फ्लाइट्स भी खुल जाती है तो उम्रा भी खुलेगा, तो पाकिस्तानी तो अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं कि उम्रे पे जाएं, हज पे जाएं। तो पाकिस्तान का एक बड़ा गहरा रिश्ता है, हमारा तो सब कुछ सऊदी अरब है। तो अब उस वक्त में जब ये एक नवीद थी और पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन भी शुरू हो गई, तो आज एक प्रेस रिलीज जारी हुई और उसमें कहा गया कि 4 वैक्सीन जिन्होंने 4 कंपनीज की लगवाई होगी वो वहां पे आ सकते हैं। 2 डोज के सिंगल डोज? नहीं, वो मुकम्मल डोज जो उनके अच्छा, मुकम्मल डोज। उसके बाद वो सिंगल डोज है तो वो 1 डोज लगी और डबल डोज है तो दोनों लगी। वो लगे, वो अपना सर्टिफिकेट लेकर आए। जो इसके बगैर आएंगे उन्हें 12 दिन का या 10 दिन का क्वारंटाइन करना पड़ेगा और वो अपने खर्चे पे करेंगे। तो जो 4 थी उसमें जॉनसन एंड जॉनसन है, फाइजर है, एस्ट्राजेनेका है और मोडर्ना वैक्सीन है। हमारे यहाँ पे एस्ट्राजेनेका लग रही है। बिल्कुल। अब जो हमारे यहाँ पे लग रही है, अब उसकी पहली डोज लगने के बाद दूसरी डोज लगती है 84 दिन बाद। एस्ट्राजेनेका की 84 दिन बाद, 84 डेज। हज गुजर गया, हज भी गुजर गया, उम्रा भी गुजर गया, फिर 84 दिन बाद लगेगी। पता नहीं 84 दिन बाद अल्लाह ना करे क्या हालात होते हैं, कोई ऐसी नई वबा तो नहीं आ जाती। अब पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान जो है, ये उस पर फ़र्ज़ बनता है कि अब सऊदी हकाम से रब्ता करे, सऊदी हुकूमत से रब्ता किया जाए और उन्हें इस बात पे कायल किया जाए कि पाकिस्तान के अंदर इससे पहले, ये देखें, ये ईद के बाद ये वैक्सीन आई है, अभी आई है। इससे पहले जो वैक्सीन यहाँ पे लग रही थी, उसकी वैक्सीन उन लाखों लोगों ने लगवा ली है, बहुत से लोग उसको लगवा चुके हैं, आगे भी मजीद लगवाएंगे। ये तो कुछ तादाद आई है ना, आगे वही वैक्सीन लगेगी। तो उनके जिन लोगों ने वो वैक्सीन लगवाई है वो बेचारे कहाँ जाए? क्या उस वैक्सीन को भी सऊदी अरब से आगे दरखास्त करके, रिक्वेस्ट करके हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि उसको भी उसमें शामिल करवाना चाहिए कि जो लोग वो वैक्सीन लगवा के आते हैं उनके पास 2 जो सिंगल डोज या 2 डोज जिसका एक सर्टिफिकेट मौजूद होता है, उस सर्टिफिकेट को दिखाकर वो हज या उम्रे के लिए जो उनके रूल्स हैं उसके मुताबिक वो करें। लेकिन आज की इस प्रेस रिलीज के बाद बड़ी तशवीश पाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर। वो लोग जो इस उम्मीद पर बैठे थे कि हज इंशाअल्लाह ताला होगा और उसमें वो जाएंगे, अब जब वो ये वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो इसके बाद तो हज गुजर जाएगा ना यासर। सर्टिफिकेट आपको मिलता है दूसरे डोज के बाद, जो सेकंड डोज है, जिसके बाद आप कंप्लीट हो जाती है, वो 84 दिन बाद है। तो अब मुझे बताएं, 2 माह 5 दिन रह गए हज में। 2 माह अगर सऊदी अरब के हिसाब से देखा जाए तो 2 माह 1 दिन रह गया, जिसके बाद हज शुरू हो जाएगा। अब आपको आज आप डोज लगवाते हैं, 84 दिन बाद जाते हैं, तो आपके तो 2 माह भी गुजर गए, बल्कि 3 माह के करीब हो गया, हज भी गुजर गया। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बाद आज बड़े बेइंतहा मुझे लोगों को तशवीश हुई। बहुत से लोगों ने फ़ोन किए
फ़ोन करके बाकायदा कहा कि ये हमारे लिए क्या बनेगा, ट्रैवल एजेंट हो, आम शहरी हो, सब इस पे परेशान है। तो अब ये हुकूमत पाकिस्तान के चूँकि तल्लुकात बहुत करीबी तल्लुकात हैं, तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को जब ताल्लुकात में इस वक्त बेहतरी आई है और साजगार हवा इस वक्त चल रही है, तो इस वक्त हुकूमत को ये बात करनी चाहिए और उन्हें इस तरफ कायल करवाना चाहिए कि पाकिस्तान में जो मंजूर शुदा वैक्सीन जारी है उस वैक्सीन की बुनियाद पर इजाज़तनामा दिया जाए। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।